हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लिक्स। कैसे हो आप सब? आपने पिछली जो वीडियो है आपने उसमें पढ़ा था टिल एटम्स, ठीक है। और हमने ये कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हाउ टू एटम्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो सेशन है मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। ये फर्स्ट सेशन में हम सारा कंप्लीट करेंगे मोलर मास तक, और जो मोल कॉन्सेप्ट है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हम एक सेपरेट लेक्चर में लेंगे ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, हम यहाँ से आज शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे पिछली लेक्चर्स को विजिट नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे पिछली लेक्चर्स को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट से, ठीक है। तो हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, इस टॉपिक को पढ़ते ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होने वाला है, दैट इज कैन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कि सच में जितने भी एटम्स एलिमेंट्स के वो इंडिपेंडेंटली दैट जैसे हम इंडिपेंडेंट है, क्या वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं? थोड़ा सा सोचिए अपने आप से कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। तो आप कहेंगे कि नो 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 नो, atoms of most elements are not able to exist independently. Only are gases. What gases? Gases like argon, helium, noble gases can exist independently, not each and every element. क्या आप कह सकते हैं कि आपका ये जो पेन है, पेन में जितने भी एटम्स होंगे क्या वो फ्रीली घूम रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कहूँगी कि हाँ, नोबल गैसेस में ऐसा है। ऐसा है क्यों? क्योंकि इसीलिए है क्योंकि वो फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर था कि नहीं भाई, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपको बस एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली 1 मार्क का, ठीक है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस टॉपिक इज व्हाट डू एटम्स फॉर्म। व्हाट डू एटम्स फॉर्म। अब हमने ये तो कह दिया कि जो एटम्स है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, तो आखिर वो किसी के साथ एग्जिस्ट करते होंगे। तो वो जब किसी के साथ एग्जिस्ट करते हैं तो आखिर वो क्या फॉर्म करते हैं? तो they can form molecules, ठीक है। molecules that is group of atoms, तो group of atoms that is molecules। तो ये तो था सिंपल सा छोटा सा टॉपिक, ठीक है। अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वाले, जो कि हमारे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है एटम्स, मूल कॉन्सेप्ट के बाद, दैट इज मॉलिक्यूल्स। तो हमने पढ़ लिया कि मॉलिक्यूल्स होता क्या है, a group of 2 or more than 2 atoms that are chemically bonded together is called a molecule। अभी जो केमिकली बॉन्डेड होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि वो कौन सा फोर्स होता है। वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स से सारे के सारे जो एटम्स होते हैं वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस डेफिनेशन के बाद अब एक वर्ड आता है, एक टर्म आती है, दैट इज एटॉमिसिटी, जो कि हर बार 2 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि व्हाट इज एटॉमिसिटी। एग्जामिनर आपसे पूछ ही लेता है। तो एटॉमिसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। दैट मीन्स हमने ये कहा, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, हमने ये कहा कि जब 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 एटम्स एक साथ केमिकली बॉन्डेड होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म हो गया है। तो आखिर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? तो जितने एटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल में उसको हम कहेंगे, उस टर्म को उसको हम कहेंगे एटॉमिसिटी, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब हम बात करते हैं आर्गन, हीलियम एंड सोडियम की। नॉट सोडियम, इट्स नॉट सोडियम, ओनली आर्गन एंड हीलियम, ठीक है। तो आर्गन एंड हीलियम जैसे कि हमें पता है दीज आर नोबल गैसेस, ठीक है। तो ये जो नोबल गैसेस हैं
उनमें हमेशा जो एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स नहीं होते, वो सिर्फ एटम्स होते हैं और वो सिंगल एटम्स होते हैं, दैट इज मोनो एटमिक होते हैं। अगर हम बात करें NaCl, SO2, PH4 तो उनमें मोर देन 1 एटम होते हैं। तो उसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए चॉक का। तो चॉक होता क्या है, चॉक आपका CuO, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuO, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक सिंपल सा एक मतलब कह लीजिए आप एक थोड़ा सा पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो चॉक है इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस चॉक। और तो और वो सारे एटम्स एक जैसे नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एटम्स ऐसा नहीं कि एक काइंड के एटम्स एक साथ बॉन्डेड है एक मॉलिक्यूल में, ऐसा नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स भी एक मॉलिक्यूल में बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 3 एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स की। एटॉमिसिटी हम 3 में डिवाइड कर लेते हैं। एटॉमिसिटी जैसे मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, ठीक है, पॉली एटॉमिक और भी बहुत सारे, मतलब जैसे जैसे नंबर आपके बढ़ते जाएंगे एटॉमिसिटी के वैसे वैसे आपके टर्म्स भी बढ़ते जाएंगे। तो मोनो एटॉमिक मीन्स एक एटम, ठीक है, दैट इज Fe आर्गन। डायटॉमिक मीन्स 2 एटम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ मोनो एटॉमिक में आपका O भी आता है क्योंकि हम यहाँ बात करें ऑक्सीजन की, और जब भी हम O2 के बारे में बात करें यानी कि हम बात करें ऑक्सीजन गैस की। याद रखिएगा जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन गैस, तो उस समय आपको ये वाला यूज करना है फॉर्मूला, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा H2, यानी कि गैस में जब भी हम बात करते हैं तो वो 2 के फॉर्म में आता है, दैट इज डायटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक जिसकी एटॉमिसिटी 4 हो, दैट इज P4, दैट इज फॉस्फोरस। एक और होता है आपका पॉली एटॉमिक जिसका एग्जाम्पल है आपका सल्फर, जिसका फॉर्मूला होता है आपका Sa, जिसमें कि आपके एटॉमिसिटी होती है सल्फर की 8, ठीक है। तो ये तो था छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करते हैं आगे, क्या है आगे है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अभी हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स दैट इज, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वाटर में आपके 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स है। अगर हम बात करें एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। व्हेन दे बॉन्डेड टुगेदर इन द फिक्स्ड रेशियो तो हमें क्या मिलेगा, आपको मिलेगा H2, दैट इज वाटर, दैट इज द कंपाउंड। सिमिलरली व्हेन अगर हम चॉक के बारे में बात करें, चॉक में भी जो उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं वो केमिकली बॉन्डेड किए जाते हैं इन द फिक्स्ड रेशियो, तो हमें मिलेगा वो चॉक, दैट इज अ कंपाउंड। तो आपके बुक में एक टेबल दी गई जिसमें कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स का रेशियो बाय मास दिया गया, जो कि एग्जाम्स में आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। तो रेशियो बाय मास आपको पता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि रेशियो ऑफ बाय मास आपका H2O का कितना होता है, H2O का होता है वो 1:8, यानी कि जब भी जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्डेड होते हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो 1:8 होता है। यानी कि अगर आप हम बात करें कि 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होंगे ताकि आपको वाटर मिले, तो आप कहेंगे कि आपको करना पड़ेगा भाई 16 ग्राम्स। अगर आप 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लेंगे और 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तब आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपको वाटर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो रेशियो बाय मास होता है वो 1:8 होता है। इसी तरह से NH3 जिसको हम कहते हैं अमोनिया, तो उसमें आपके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, वो उसका जो रेशियो होता है वो 14:3 होता है। इसी तरीके से CO2 जिसमें कि आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन होता है, उसका रेशियो होता है आपका 3:8। तो सिंपल। तो रेशियो बाय मास जो है वो आपको अलग अलग सेपरेटली दिया गया है एलिमेंट्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आयंस। ये जो वर्ड है आयन, इसका मतलब होता क्या है? आयन का मतलब होता है एक चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल की अगर हम बात करें एग्जाम्पल से लेते हैं Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ठीक है। तो Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, और Na
Na दैट इज सोडियम वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा नेगेटिव साइन बड़ा होगा, यानी कि वो होने वाला है नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स कम होगा यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होने वाला है, तो यानी कि पॉजिटिवली चार्ज। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको हम कहते हैं कैटायंस, एंड जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको हम कहते हैं एनायंस। तो अब आप कहेंगे कि जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन हमें जब NaCl मिलता है दैट इज आवर कॉमन सॉल्ट, वो तो कोई चार्ज होता नहीं है, उसमें तो कोई चार्ज ही नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमें पता है जब हम Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को एक साथ बॉन्ड करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, NaCl दैट इज प्लस माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है, न्यूट्रल दैट इज जीरो, उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इसीलिए NaCl में कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि जो नमक आप यूज करते हैं उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं राइटिंग केमिकल फार्मूला। तो राइटिंग केमिकल फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? राइटिंग केमिकल फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कॉमन सॉल्ट को हम NaCl से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम CuCO3 से डिनोट करते हैं, कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको केमिकल फार्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई कि केमिकल फार्मूलाज के लिए जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं आयंस के लिए, उसको कैसे याद करना है। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, उसको अगर आपने देख लिया तो आपको अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम राइटिंग केमिकल फार्मूला। इसके लिए 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको सिंबल पता होना चाहिए, और सिंबल के लिए मैंने आपको बोल दिया कि एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको जाके विजिट कीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सिंबल लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बना रही हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए, मुझे बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए। देखिए केमिस्ट्री में ये जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये सबसे बेसिक चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है। तो अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड की केमिकल फॉर्मूला की बात कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका सबसे पहले सिंबल लिखना होगा। सिंबल कैसे लिखूंगी, मैं मैग्नीशियम के लिए एक अलग सिंबल लिखूंगी, यानी कि मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, और क्लोराइड का मैं अलग सिंबल लिखूंगी, यानी कि क्लोराइड का जो सिंबल होता है वो होता है Cl। अब मैं लिखूंगी इसके वैलेंसी, और वैलेंसी होती क्या है, वैलेंसी होती है आपकी द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, वो आपकी हो जाती है वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं जो लास्ट आपके जो शेल होता है एटम का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो वैलेंसी होती है कि कितने एटम से साथ वो कैपेबल है बॉन्डिंग करने के। तो वैलेंसी थोड़ा सा आपके लिए न्यू टर्म होगा, इसको आप डिटेल में चैप्टर 4 में स्टडी करने वाले, सो डोंट वरी। तो वैलेंसी लिखना है। तो वैलेंसी आपको कैसे पता चलेगा, वैलेंसी के लिए मैंने आपको बता दिया है अपने उसी वीडियो में कि वैलेंसी किसकी क्या होगी, ठीक है। तो Mg की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, और इस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। सिमिलर जो Cl की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, और उस पर जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था कि Cl का जो चार्ज होता है वो माइनस होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे मेरा आंसर, दैट इज केमिकल फॉर्मूला फॉर दी मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है केमिकल फॉर्मूला, Mg 1 से मल्टीप्लाई हुआ Mg बन गया, Cl 2 से मल्टीप्लाई हुआ यानी कि 2 यहाँ नीचे लिख देंगे, तो ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। तो इसी तरीके से आपको सभी के फॉर्मूलाज बनाने हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, सिमिलरली आप एल्यूमिनियम का लिख लीजिए सिंबल, ऑक्साइड का सिंबल लिख लीजिए, इसकी वैलेंसी लिख लीजिए, इसकी वैलेंसी लिख लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा Al2O3। ये होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो आप इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो ये तो था फॉर्मूला, हमने बना लिया फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो ये थोड़ा लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, इस चैप्टर का।
मॉलिक्यूलर मास। तो ये मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? तो मॉलिक्यूलर मास होता है, इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि अगर हम बात करें इस चौक की, तो इस चौक में जितने भी एटम्स हैं उन सभी की एटम्स को अगर हम प्लस करेंगे तो उन सभी एटम्स का अगर हम सम लेंगे तो हमें मिलेगा एटॉमिसिटी। सिमिलरली अगर हम इन सभी एटम्स का, जितने भी एटम्स इस चौक में, उनके एटम्स के एटम का मासेस अगर हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर मासेस, जिसको हम कहते हैं मोलर मासेस। ठीक है, मोलर मास इसका दूसरा नेम और है जो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्यों है? क्योंकि जब भी हम मोलर मास की बात करते हैं, मोलर मास की बात करते हैं तो एटॉमिसिटी थी। ठीक है, मोलर मास हमेशा हमारा ग्राम्स में डिनोट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। इसी तरीके से एटॉमिक मास हम EMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम U से डिनोट करते हैं, इसमें आपका एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये तो था आपका मॉलिक्यूलर मास। इसी तरीके से एक और टर्म है आपकी फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, तो उस पर जाने से पहले हम समझ लेते हैं मॉलिक्यूलर मास पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर हमें पूछा जाए कि भाई आपने ये तो कह दिया कि ये होता है sum of the masses of all the atom, sum of all the masses of the atoms present in a molecule of the substance, तो उसको हम कहते हैं मोलर मास। तो अगर क्या आप बता सकते हैं कि H2O का मोलर मास कितना होता है? कितना होता है H2O का मोलर मास? तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? आपको डेफिनेशन में बता दिया गया कि आप इसके मासेस को प्लस कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा मोलर मास। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मास होता है 1U। ठीक है, 1U क्यों होता है? 1U क्यों होता है? 1U इसीलिए होता है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं वो 1 होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1U। अच्छा, मैंने आपको एक और बात बता देती हूँ कि एटॉमिक मास होता है क्या। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का जब हम सम करते हैं तो हमें एटॉमिक मास मिलता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन में आपका जो प्रोटॉन होता है, उसका जो नंबर होता है वो तो 1 होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो आपकी 0 होती है। तो जब हम 1 को 0 से प्लस करेंगे तो हमें 1 मिलने वाला है, क्योंकि हमने कहा कि एटॉमिक मास का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। तो जब हमने इसको प्लस किया तो हमें मिल गया 1U। तो ये हो गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का मास। अब हम 2 हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करें तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल गया आपको 2U। ऑक्सीजन का कितना मास होता है? ऑक्सीजन का मास होता है 16U। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 18U। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो मोलर मास है वो वाटर के लिए वो आपका हो गया 16U। इसी तरीके से आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। लाइक मैं अगर बात करूँ HNO3 की, तो इसका मोलर मास क्या होगा? What will be the molar mass of HNO3? आप कहेंगे H का मास होता है 1। ठीक है, प्लस कर दिया। N का मास कितना होता है? जल्दी मुझे बताइए। N का मास होता है 14। अब O का मास कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 3 दे रखी है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 को 3 से। तो आपको मिल जाएगा 15 प्लस 16 इंटू 3 दैट इज 48 प्लस 15 दैट विल बी इक्वल टू 63U। सो सिंपल ना, मोलर मास आपका निकल गया। तो ये तो था मॉलिक्यूलर मास। अब मैंने आपको बताया था कि एक और टर्म है आपकी फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास होता क्या है? ये मैं बिल्कुल सेम है मॉलिक्यूलर मास की तरह, बस इसका नेम चेंज है फॉर्मूला यूनिट मास। क्यों? क्योंकि उस समय मॉलिक्यूलर मास की बात करते समय हमने कहा था कि जो मासेस होगा वो मॉलिक्यूल का होगा, लेकिन इस समय हम बात करेंगे formula unit of a compound, यानी कि it is the sum of masses of all the atomic masses of all the atoms in a formula unit of a compound। वहाँ हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। तो अब आप कहेंगे कि फॉर्मूला यूनिट कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है? तो फॉर्मूला यूनिट कंपाउंड क्या होता है आपका? आयंस के लिए होता है। ये आपका यूज होता है आयंस के लिए, और वो आपका यूज होता है हर सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका स्पेशली आपका आयंस के लिए होता है। तो आयंस के बारे में बात करेंगे जब हम उसके मास के, तो हम कहेंगे फॉर्मूला यूनिट मास की हम बात कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं CaCl2 का।
तो इसका क्या होगा, फॉर्मूला यूनिट मास, हम मॉलिक्यूलर मास नहीं कहेंगे, हम कहेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। क्यों? क्योंकि ये आयन है, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है। तो इसका फॉर्मूला यूनिट मास होगा, हम कहेंगे Ca का मास कितना होता है। Ca का मास भी होता है हमारा 40, और Cl2 का मास होता, Cl का मास होता है 35.5, ये आपका Cl का मास होगा। तो अब आप कहेंगे Cl का मास 35.5 क्या है, क्यों है ऐसा? तो इसके पीछे एक रीज़न है जो कि आप जब आप चैप्टर 4 को स्टडी करेंगे तब आप जानेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा समझ लीजिए सस्पिशियस है, सस्पेंस है आपके लिए कि ये 35.5 क्यों है। तो ये तो हो गया Cl का मास। अब हम करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि हमें Cl2 दिया हुआ है। अब जब हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो हमें मिल गया 71, और ये आपका 40 था। तो यानी कि इसका फॉर्मूला यूनिट मास हो गया 101 U। बहुत सिंपल था, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे के सारे मासेस निकालने हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से, हॉट्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि मैंने रेडी किए हैं कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ले करके स्टडी करके, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला है राइट फॉर्मूला यूनिट मास फॉर HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब ये थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है कि वाई डोंट द valencies of all elements have a charge, give an example। तो ये 2 हॉट्स के क्वेश्चन थे, तो आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो था आपका पूरा मोलर मास तक का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट को स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट they can also learn something from this video, and also subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon so that you never miss our videos from StudyFlix. So thank you.